वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 4 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल WWF वाटर रिस्क फिल्टर के बारे में है। WWF ने, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी विद द नेम WWF वाटर रिस्क फिल्टर के नाम से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दुनिया की ऐसी कौन सी 100 सिटीज़ हैं जो आने वाले समय में वाटर रिस्क को फेस करने वाली हैं, और उनमें इंडिया में कौन सी सिटीज़ हैं। वाटर रिस्क दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है पानी की कमी की वजह से, और दूसरा हो सकता है पानी की अधिकता की वजह से, यानी कि पानी की एबंडेंस की वजह से। पानी की कमी की वजह से ड्रॉट आता है और अधिकता की वजह से बाढ़ आ जाती है। वैसे अगर आप सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो ज़्यादा वाटर रिस्क है वो लैक का है, यानी कि पानी की कमी का है। देखिए, वाटर रिस्क फिल्टर एक्चुअली में है क्या? ये एक प्रकार का ऑनलाइन टूल है जिसके माध्यम से वो ये इवेलुएट करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर पानी की वजह से होने वाले खतरे ज़्यादा हैं। वो ज्योग्राफिकल कंडीशन और वेरियस फैक्टर्स को एनालाइज करके ऐसी सिटीज़ की लिस्ट को तैयार करते हैं। क्या मिला इस रिपोर्ट में? बाय दिस टूल 100 सिटीज़ दुनिया में आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि उस कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। इनफैक्ट ग्लोबल इकॉनमी के लिए भी ये कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं। ये सिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, नॉट कंट्रीज़। ये 100 सिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो 100 सिटीज़ हैं ये दुनिया की लगभग 350 मिलियन पॉपुलेशन को एकोमोडेट करती हैं, और 2050 तक, आने वाले समय में, वाटर रिस्क फेस करेंगे इन एनी फॉर्म। इजिप्ट की जो एलेक्जेंड्रिया सिटी है वो टॉप करती है लिस्ट में, और उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया के मक्का का। मतलब इन दोनों सिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। चाइना का तांगशान, सऊदी अरेबिया का दमन और रियाद। चाइना में अगर आप इवैल्यूएशन देखें तो लगभग 50% ये सिटीज़, अप्रॉक्सीमेटली 50 सिटीज़ आपको चाइना में ही मिलेंगी जो वाटर रिस्क फेस करने वाली हैं। इंडिया में 30 सिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें ये वाटर रिस्क फेस करना है 2050 तक। जयपुर टॉप पे है, 45th रैंक मिली है। इंदौर 75th पे, उसके बाद थाने, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का भी नाम है। मतलब ये सभी सिटीज़ पानी के खतरे को फेस करेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल एनजीओ है ये, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के फील्ड में काम करता है, और इसका जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो वाइल्ड लाइफ पर क्या पड़ता है उसे वो एसेस करके कम करने की कोशिश करते हैं। 1961 में इसे फाउंड किया गया था। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हेडक्वार्टर है। उद्देश्य ये है कि जो हमारे प्लेनेट का नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके डिग्रेडेशन को रोका जाए। ये इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस वगैरह जारी करते हैं। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बेसिस पे इनकी एक रिपोर्ट आती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट नाम से। 2 साल में एक बार आती है। 1998 से ये जारी कर रहे हैं, जिसमें वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन भी करते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि आपने प्लास्टिक कंज्यूम किया, उसके बाद कचरे में फेंक दिया, वो कचरा पानी में गया किसी तालाब में, और वहाँ पर एक मछली उसमें फंसकर मर गई। मतलब आपका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो उस तालाब तक भी है। आप कितना ज़्यादा इकोलॉजी को प्रभावित कर रहे हैं, दैट इज़ योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। वो इसे कैलकुलेट करते हैं। WWF कुछ वर्ल्ड वाइड कैंपेनिंग भी करता है, जैसे कि अर्थ आवर, जिसमें वो 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करवाते हैं। कुछ और भी इनिशिएटिव्स लेते हैं। डेट फॉर नेचर स्वैप, इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल लोन उन्होंने ले रखे हैं वो उसको माफ़ करवा देते हैं। उसके बदले में उन्हें अपनी कंट्री में एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए वो पैसा खर्च करना होता है। वो 6 एरियाज़ में काम करते हैं: फूड, क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और ओशियन। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को अभी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में डाल दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हर देश अपने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करता है ताकि वहाँ की फ्लोरा फौना को प्रिजर्व किया जा सके, और यूनेस्को अपने मैन एंड बायोलॉजिकल बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत उसे रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद वो कुछ स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व्स को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की श्रेणी में डाल देते हैं ताकि उसमें स्पेसिफिक प्रिजर्वेशन किया जा सके या उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। भारत में अभी देखिए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और इनमें से अभी तक 11 यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में थे। ये 11 हैं: सुंदरबन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नॉर्क्रैक, नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्थामलय और कंचनजंगा को 2018 में लेटेस्ट किया गया था। अभी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की एंट्री के बाद 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे इंडिया के 18 में से,
जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। अगर हम पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मार्शी वेजिटेशन मिलेगा और कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलेंगे। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जिसमें लकड़ी नहीं निकलती बट वो फॉरेस्ट्री के पार्ट होते हैं। कत्था, गम और रेजिन जैसी चीज़ें आपको यहाँ के जंगलों में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया है, टाइगर वहाँ पे पाए जाते हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। केन रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है वो इस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है और पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए ये पूरा रीजन जाना जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि इंसानों का बायोस्फीयर रिजर्व से लिंक, ये एक प्रकार का इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, यूनेस्को ने लॉन्च किया था। यहाँ पर रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है इंसानों का एनवायरमेंट के साथ। 1971 में लॉन्च किया गया था यूनेस्को के प्रोग्राम के तहत और इसी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को स्टैब्लिश किया है जो रिकॉग्नाइज करता है दुनिया भर के बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्शन के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स को नॉमिनेट किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इंडिया ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं। अब इनमें से कितने यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है प्रिजर्वेशन के लिए, दैट इज डिफरेंट इशू। राइट नाउ इंडिया में 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है और उनकी लिस्ट, वैसे तो 11 के नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए उस लिस्ट में, 12वां पन्ना आप ऐड कर लीजिए। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नॉर्क्रैक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्थामलाई, कंचनजंगा। मैंने नाम आपके लिए फिर से रिपीट कर दिए, याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आर्टिकल महारानी जिंदन कौर के बारे में है। हाल ही में उनकी कुछ ज्वेलरीज को ऑक्शन के लिए लंदन में रखा गया। तो खैर मुद्दा वो नहीं है, यूपीएससी वहां से प्रश्न नहीं पूछेगी, प्रश्न वो इनके बारे में पूछ सकते हैं बिकॉज सी इज अ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। महारानी रानी जिंदन कौर या इन्हें जिंद कौर भी कहा जाता है। ये महाराजा रंजीत सिंह की यंगेस्ट वाइफ थी, सबसे छोटी रानी थी और सिख एम्पायर के जो फाउंडर थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी बात कर रहे हैं जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। और जब तक महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में थे तब तक अंग्रेजों ने कभी भी हिम्मत नहीं की कि वो पंजाब के ऊपर हमला करें। इनफैक्ट उन्होंने एक ट्रीटी करके सतलज को बाउंड्री भी बना ली थी ताकि महाराजा रंजीत सिंह से उनको खतरा ना हो। वो महाराजा दिलीप सिंह की माँ थी जो कि लास्ट रूलर भी बने सिख एम्पायर के, जिसके पहले मतलब जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया उसके पहले तक। एक्चुअली में जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके 2 सक्सेसर आए लेकिन वो चल नहीं पाए। उनकी मौत के बाद दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। जब वो गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र महज 5 साल थी। 1843 में उन्हें थ्रोन मिला। चूंकि उनकी उम्र बहुत कम थी तो महारानी जिंदन को उनका रीजेंट यानी कि संरक्षक डिक्लेयर कर दिया गया। वो काफ़ी एक्टिव थी राजकाज में, उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज भी किया। अंग्रेज आंख गड़ाए बैठे थे कि रंजीत सिंह जी के जाने के बाद वो पंजाब पे कब्जा करेंगे, लेकिन जिंदन कौर जी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी अंग्रेजों को लगा मुश्किल होगी। फिर बाद में उन्होंने हमला कर दिया और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है दिसंबर 1845 में, दिसंबर 1845 में। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। हालांकि उसके बाद दिलीप सिंह जी को तो गद्दी पर रहने दिया जाता है बिकॉज ही वॉज जस्ट अ किड, वो तो एक बच्चे ही थे। लेकिन महारानी जिंद कौर जी को उन्होंने जेल में डाल दिया। वो जेल से जैसे तैसे निकलकर काठमांडू चली जाती हैं एक भेस बदलकर। 29 अप्रैल 1849 को, 1849 दिमाग में रख सकते हैं, जहाँ पर उन्हें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जंग बहादुर ने असाइलम दिया और वहाँ पर उन्हें बागमती नदी के किनारे एक घर दे दिया गया। वो 1860 तक वहाँ पर रही। बाद में उन्हें अंतिम समय में मतलब बीमार पड़ गई तो बच्चों से मिलने की इच्छा हुई तो वहाँ पर वो लंदन में जाती हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जो हमारा अगला आर्टिकल है देखिए, वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में है। 206 सेशन अभी इसकी गवर्निंग काउंसिल का ऑर्गेनाइज किया गया 1 to 4 नवंबर 2020 के बीच में। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दुनिया भर के जो पार्लियामेंट्स हैं ये उनका यूनियन है, मतलब ये एक साथ यहाँ पर मिलते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन 1889 में बनाया गया था। इसके फाउंडर 2 स्टेट्समैन थे, 2 राजनेता थे, फ्रेडरिक पैसे ऑफ फ्रांस और विलियम रैंडल क्रेमर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। उद्देश्य ये था कि दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं वो एक साथ मिलकर आएँ, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और पीस एंड कोऑपरेशन के लिए काम करें। इसी उद्देश्य से ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बनाया गया था। मेंबर्स की बात करें तो 2020 के मुताबिक 179 कंट्रीज हैं जो आईपीयू की मेंबर हैं और 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज भी इसका पार्ट हैं। आईपीयू को यूएनएससी में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला आर्टिकल मिशन सागर 2 के बारे में है, मिशन सागर 2 के बारे में है। इंडियन नेवल शिप
जिसका नाम एरावत है, ये इस जहाज का नाम है। ये अभी सूडान पहुंचा है फूड एड के साथ मदद के लिए, और ये जो मदद गई है ये मिशन सागर 2 के तहत गई है। मिशन सागर की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य ये था कि हम जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको नेचुरल कैलेमिटीज़ में मदद करेंगे, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक जो अभी चल रहा है। मिशन सागर 1 इसके पहले अभी इंडिया ने भेजा था मई जून के मुताबिक अराउंड 2020 में, जहाँ पर हम मालदीव्स, मॉरिशस, सेशलीज, मेडागास्कर, कॉमरोस, इन सभी को हमने फूड एड और मेडिसिन वगैरह पहुँचाए थे। अब ये है मिशन सागर 2। इसमें हम सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को मदद दे रहे हैं। देखिए लोकेशन मैप में ये है सूडान, ये है साउथ सूडान, यहाँ पर है इरिट्रिया और ये है जिबूती। ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। मिशन सागर की बात करें तो सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के लिए ये पूरा सागर इनिशिएटिव है। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। मैरीटाइम इनिशिएटिव है ताकि इस पूरे रीजन में हम पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर सकें। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आसपास के देशों की कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे मैरीटाइम टेरिटरीज और उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनाएंगे। जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, मैरीटाइम थ्रेट्स हैं, जैसे पायरेसी होती है, आतंकवाद होता है, लूटपाट होती है, उसको भी हैंडल करने में हम एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे। अगला आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। मुद्दा ये रहा कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन गई, जिस पिटीशन में उनसे ये बोला गया कि कई सारे लेजिस्लेटर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं, केस चल रहे हैं, लेकिन वो पद पर बने हुए हैं, उनके केसेस बहुत लंबे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड हायर मोस्ट जज थे, उन्होंने इस पर अपनी बात रखते हुए ये बोला कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की आवश्यकता है ताकि हम ऐसे केसेस को जल्दी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। अब यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी हैं, उन्होंने सीजीआई को एक लेटर लिखते हुए ये बोला कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो रूलिंग पार्टी के प्रभाव में आकर अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का प्रयास कर रहा है। अब मुद्दा ये निकल के आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी जैसे कि चीफ मिनिस्टर, वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं या आरोप लगाते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बेसिक आइडिया है जिसके तहत अगर कोई कोर्ट की बात नहीं मानता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसे पनिश किया जा सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला जिससे कोर्ट की डिग्निटी और अथॉरिटी कम होती है या वो कोर्ट के जस्टिस को डिलीवर होने में इंटरफेयर करता है, तो भी उसके लिए उसे पनिश किया जा सकता है। इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में अगर कोई जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर को ना माने, जजमेंट को ना माने, तो सिविल ब्रीच माना जाएगा विलफुली। क्रिमिनल में अगर वो कुछ लिखे बोले ऐसा जिससे कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज किया जाए, उनकी अथॉरिटी को कम किया जाए या उनके जजमेंट के प्रोसीजर में इंटरफेरेंस किया जाए, तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। आर्टिकल 129 एंड 250 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके वायलेशन के लिए, उनके वर्डिक्ट्स के वायलेशन के लिए पनिशमेंट का राइट देता है। जो सेक्शन 10 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 का, वो हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, उनके वर्डिक्ट्स को नहीं मानता, तो वो उसके लिए भी पनिश कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जैसे कोई कुछ बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल के पनिश कर रहे हैं, तो कोई बोल सकता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देखिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और ये हम लगाएंगे। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। अब कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गलत है। एक एनजीओ है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व महाराष्ट्र, गलत है। मध्य प्रदेश। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1889 में स्टैब्लिश्ड है और पार्टिसिपेशन या कॉपरेशन इंश्योर करता है, दैट्स ट्रू। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129, 215 राइट देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, सही है। मिशन सागर, क्लीन गंगा, नहीं। फ्रेंडली कंट्रीज़ को सपोर्ट। तो अगर आप इन लेक्चर्स की PDF अवेल करना चाहते हैं तो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।